ठीक है जी। तो जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चे को तो उसका पहला काम ज़हनी सलाहियत बनाना, दूसरा काम अखलाकी और रूहानी सलाहियत, तीसरा काम मूवमेंट, जिस्म की हरकत, मतलब वुज़ू है, उज़लात हैं, गर्दन है, झुकना है, वेट उठाना है, इसको हम कहते हैं तीसरा हिस्सा। तो पहले हिस्से में हम बात कर रहे हैं जिसमें हम कहते हैं बच्चे की ज़हनी सलाहियत बनाए। स्कूल में आप डालते किस लिए हो? ज़हनी सलाहियत। ज़्यादातर आपका मौक़िफ़ क्या होता है स्कूल में कि ज़हनी सलाहियत बच्चे की बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ज़हनी सलाहियत में जो पहला काम हमको करना होता है वो होता है नॉलेज। तो बच्चे को नॉलेज दी जाए, उसको समझाई जाए। याद रखिए, जब बच्चों को बात समझ में आ जाती है तो फिर वो उसे याद नहीं करते। मैंने जब आप सबको भी एक वाक़या सुनाया ना अजीब, हालांकि बेरब थे, रिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि इमेजेस बने, आपसे मैं 10 दिन बाद भी पूछूंगा ना मैंने क्या बताया था, क्या आप मुझे बता दोगे? क्या आपको याद करना पड़ा? नहीं। आपसे 1 साल बाद पूछूंगा कि वो जो लेक्चर था उसमें जो वाक़या बताया था वो क्या था, बता दोगे? बता देंगे। क्यों? क्योंकि तस्वीरें ज़हन में बनी। अच्छा, और अगर रब्त बना दूं तो और पुख्ता हो जाएगी बात। सवालात, अभी तो ज़हन में सवाल है ना, ये सवाल है कि सर ये क्या बात हुई है, गोला गंडा वाला जा रहा था और खाला ने मुंह निकाला, ये तो समझ में आ गया। तो कबूतर बैठे हुए, इसका क्या ताल्लुक है इस बात से? लेकिन अगर रब्त भी बना दिया जाए तो और पुख्ता हो जाएगी बात। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉलेज। पहला दर्जा होता है ज़हनी सलाहियत बनाने का नॉलेज, जो हमें स्कूल में बच्चों को देनी है। क्यों नहीं दे पाते हम? क्यों नहीं दे पाते हम? सवाल है, क्यों नहीं दे पाते हम? मैं न्यूटन का दूसरा कानून फिजिक्स की क्लास में पढ़ा हूं, 40 मिनट का पीरियड हो। तो जब मैं बच्चों को समझाऊंगा, मिसालें दूंगा, वाक़यात बताऊंगा, उनके जहन में ये तस्वीरें पैदा करूंगा, उनके रिलेशनशिप बनाऊंगा, तो कापी में कुछ लिखवा पाऊंगा एक दिन में? नहीं। शायद अगला पीरियड जो हो उसमें लिखवाऊँ, या शायद उससे जो अगला पीरियड हो उसमें लिखवाऊँ। लेकिन पहले ही पीरियड में घर से शिकायत ये आ जाती है कि आज आपने कोई काम नहीं करवाया। तो खुदा के लिए सारे पेरेंट्स को ये बात अपने जहन में बिठानी चाहिए कि पढ़ने और पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कापी भरना नहीं है। जो किताब में लिखा है वो कापी में लिख लो, यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब है छाप लो। यही हो रहा है ना प्रैक्टिस। आप लोग भी यही कह रहे हो हमसे कि भाई यही कराओ आप। ट्यूशन वाली भी क्या कराती है, इस सवाल का जवाब निशान लगा देती है यहाँ से यहाँ तक। बच्चा क्या करता है, उसे देव मार 4.5 लिखता चला जाता है, छापना। बच्चा अच्छा खासा छापा खाना बना दिया हमने। उसको पढ़ाने, उसको सिखाने, उस पर सोचने, गौर करने, सवाल उठाने, डिस्कस करने, इससे बाहर निकाल दिया। सिर्फ क्या बना दिया, छप्पू बना दिया। तो किताब में जो लिखा उसे छाप रहा है, और जब इम्तिहान होने वाले तो क्या कर रहा है, उसको रट रहा है। मैंने मिसाल दी कैसे रट रहा है, गोले गंडे वाला था, गोले गंडे वाला था, गोले गंडे वाला था, गली में जा रहा था, गली में जा रहा था, गली, यानी वो रट रहा है उसको बैठ, समझ नहीं रहा यार ये क्या है, इसके पीछे तस्वीरें क्या है। इससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा, नंबर 1। उसके बाद जो ज़हनी सलाहियत बनाते हैं उसका मतलब होता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि बच्चे ने एक चीज समझ ली का मतलब इमेजेस भी बन गए और रिलेशनशिप भी बन गया, समझ ली। अच्छा, लेकिन जब उससे कहते हैं अच्छा बताओ तुमने क्या समझा, तो जब वो बताता है ना तो सही तरीके से बता नहीं पाता, उसके बाद लफ्ज नहीं होते, क्योंकि अभी उन लफ्जों का वो आदी नहीं हुआ है। ये तो बड़ा आसान मैंने मिसाल दी थी। मैं जब न्यूटन का दूसरा कानून बताऊंगा, मैं उसे कहूंगा कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी फोर्स लगाई जाती है उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है।
देखो ये चीज रुकी हुई है, मैं धक्का लगाऊंगा, इसकी स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होने को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब है जब भी फोर्स लगाऊंगा क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। इमेजेस बना रहा हूँ कि मैं ये डैश के इस पे क्या लगा रहा हूँ? धक्का। चलो एक गाड़ी है, कार है, उस पर धक्का लगा रहा हूँ, उसका कांटा 0 में है, जब धक्का लगाऊंगा तो क्या होगा? कांटा आगे बढ़ेगा। ये जो कांटा आगे बढ़ना होता है, यानी उसकी स्पीड जब तेज होती है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जब गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। उसमें एक्सेलरेशन पैदा तब होता है जब उसमें फोर्स लगती है। अब वो फोर्स मैं लगाऊं या इंजन लगाए? अब देखो मैं इमेजेस बना रहा हूँ, इंजन भी फोर्स लगाता है, आप भी लगाते हो, गधा भी लगाता है, गधा भी गाड़ी पर फोर्स लगाता है। उससे क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो जब भी फोर्स लगेगी उसके नतीजे में एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। जितनी फोर्स ज्यादा लगेगी उतना एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा। अब ये बच्चे को समझ में आ गई, फोर्स लगती है, एक्सेलरेशन। लेकिन जब मैं उससे कहूँगा अच्छा बताओ, क्या आसान होगा उसके लिए बताना? क्योंकि ये जो लफ्ज है ना, फोर्स, एक्सेलरेशन, इसको तसलसल के साथ बोलना आसान काम नहीं है। इसको हम कहते हैं कंप्रीहेंशन, कि बच्चा अब अपनी समझी हुई बात को बयान करने के काबिल हो जाए। ये भी काम करना होता है स्कूल वाले को, ठीक है। कॉग्निटिव की दुनिया में जब हम जहनी सलाहियत बच्चों की बना रहे होते हैं, उसमें पहली बात क्या होती है? समझाना। दूसरी बात क्या होती है? उसको बयान करना सिखाना। वो बयान करे, बोले, या लिख कर बोले या मुंह से बोले, वो बताए। इस दूसरे दर्जे को हम क्या कहते हैं? कंप्रीहेंशन। ये बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं? बाज़ बात ऐसा होता है, आप बच्चे से बोले, वो मुझे पता तो है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि नोइंग तो हुई है बच्चे की, कंप्रीहेंशन नहीं हुआ है। और पहले दिन नहीं होता कंप्रीहेंशन, ये मैं आपको बता दूं, टाइम लगता है। कम्युनिकेट करता है बच्चा, एक दूसरे से बात करता है, अपने दोस्तों से बात करता है, मुताला करता है थोड़ा सा, तो लफ्ज़ों की उसको आदत होती है बोलने की। एक्सेलरेशन, फोर्स, वो मुंह से निकलते हैं उसके, वरना मुंह से निकलना थोड़ा उसके लिए क्या होता है? मुश्किल होता है। तो दूसरा जो लेवल होता है कॉग्निटिव का या समझ का, वो होता है कंप्रीहेंशन। ये भी हमें कराना होता है, ठीक है। यानी एक बात उसने समझ लिया, वो बयान कर सकेगा, बोलेगा। अक्सर आप देखें छोटे बच्चों को घर में बुला के पूछे क्या पढ़ाया था, वो नहीं बताते। इसका मतलब ये पता ही नहीं होता कि कुछ नहीं पढ़ाया है। हमारे यहाँ ये मसला आता है बहुत बड़ा। वो तो आता है घर में, कुछ बताता ही नहीं। तो कुछ पढ़ाओगे तो बताएगा ना। जब कुछ पढ़ाते ही नहीं हो, सारा दिन क्लास में बिठा के रखते हो, तो कहाँ से बताएगा? तो पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि मतलब 30 मिनट तो कापी चेक करे टीचर। नोइंग और नॉलेज पे काम बिल्कुल ही नहीं करे, लेकिन बच्चा बताने के काबिल हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता भाई ऐसा। जब तक मैं नोइंग नहीं कराऊंगा, जब तक मैं उसको सारे इमेजेस नहीं दूंगा, जब तक मैं उसके रिलेशनशिप डेवलप नहीं करूंगा और मैं क्लास में रिपीट नहीं कराऊंगा वो बात, जब तक बच्चा बताने के काबिल कैसे होगा? और आप मुझे इसका मौका दे ही नहीं रहे हो, आप छोड़ ही नहीं रहे हो मुझे कि मैं उसको पढ़ाऊं कुछ। आप तो कह रहे हो कापी रोज चाहिए मुझे, होमवर्क रोज चाहिए मुझे, होमवर्क चेक रोज चाहिए मुझे। जिस दिन कापी चेक नहीं होती उस दिन आपका पारा हाई हो जाता है। ये कैसे पढ़ाती नहीं है, कापी चेक नहीं होती। तीसरा स्टेप, आप पहला स्टेप समझ गए नोइंग, दूसरा स्टेप क्या है? कंप्रीहेंशन, और तीसरा स्टेप क्या होता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब अब जो उसने पढ़ा है, जो समझ लिया है, जिसे वो बोल सकता है, अब उसे वो अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। सही है। मिसाल के तौर पर वो धक्का लगाते वक्त उसको एहसास होगा कि एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, अपनी जिंदगी में अप्लाई करना। ये तीसरा लेवल होता है कॉग्निटिव दुनिया में। जहानत, जब हम कहते हैं ना बच्चे की जहानत बनाइए, तो तीसरे दर्जे पे आके बच्चा क्या करता है? जो उसने पढ़ा, जो उसने सीख लिया, जिसे वो बता सकता है, अब वो उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहा है।
उसको मल्टीपल करना सिखाया ना, ज़रब का सवाल सिखा दिया, तो जब वो जा रहा है सौदा खरीदने के लिए तो वो पेन निकाल के, कापी निकाल के अपनी अमली ज़िंदगी में उसको करके देख रहा है। तो पहले दर्जे पे उसको सिखाना है, दूसरे दर्जे पे उसको उसका आदी बनाना है, वो यूज टू हो जाए, बता सके, बोल सके, और तीसरे दर्जे पे उसको अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करना सिखाना है। ये तीसरा दर्जा होता है जहानत, जब आप बना रहे होते बच्चों को। उसके बाद जो चौथा दर्जा होता है वो होता है एनालिसिस। ठीक, छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद होता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया। तज्जिया का मतलब बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ ले, बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ ले, ये बच्चे की सलाहियत है। जैसे मैंने बोला कि ये लो 500 रुपये और तुम खरीदारी कर लो, 5 किताबें खरीद लेना, 2 दर्जन केले ले लेना, 3 शर्ट्स ले लेना, वगैरह वगैरह। अब वो गया और जाके उसने सारा काम किया। सारा काम करने के बाद जब वो हिसाब करने बैठा तो वो एनालाइज कर पाया, यहाँ मैं मल्टीप्लाई लगाऊं, यहाँ मैं प्लस करूं, यहाँ मैं माइनस करूं, यहाँ मुझे क्या करना है। यानी बड़े मसले को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर ले और जो उसने सीखा है उसको उससे जोड़ना शुरू कर दे। इसको हम कहते हैं एनालिसिस, कि बच्चे के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि वो बड़े मसले को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के हल करने की कोशिश करे। इसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। ये कौन सा लेवल होता है, चौथा। इस चौथे दर्जे पर आपको लाना होता है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो दर्जा है कॉग्निटिव में, सॉरी, 5वां जो दर्जा है वो है एवल्युएशन, ठीक है। एवल्युएशन का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को जमा करके बड़ी चीज़ सोच पाए, ठीक है। ये उसका उलट है, एनालिसिस का क्या है, उलट है। छोटी छोटी, जैसे मशीन चलती है ना, उसमें गरारी है, उसमें ये है, उसमें वो है, उसको मजमूई तौर पर सोच पाए। फैमिली है ना, तो फैमिली को मजमूई तौर पर सोच पाए। ये नहीं बोले कि मैं तो लड़का हूँ, मैं तो बेटा हूँ, बस वो बेटा ही को सोच पा रहा है। अब्बा अम्मा बहन भाई आपस की रिलेशनशिप, घर, उसको नहीं सोच पा रहा। एनालिसिस का तो आदी है, छोटी छोटी अज्जा तो बना लेता है, लेकिन अज्जा को जोड़कर बड़ी चीज़ सोच नहीं पाता। घर नहीं सोच पा रहा, मोहल्ला नहीं सोच पा रहा, अपने आप को मोहल्ले का जुज़ नहीं बना पा रहा, शहर नहीं सोच पा रहा। हमारा मसला यही है ना तालीम का, हमारे यहाँ हर आदमी इनफरादी हो गया, इसलिए कि उसको आपने एवल्यूएशन से नहीं गुजारा। और सबसे आखिरी के अंदर है क्रिएशन। जब बच्चा इस सारे प्रोसेस से गुजरता है तो अब उसमें सलाहियत पैदा होती है तख्लीक की। अब वो नई बात सोच पाता है, नया आइडिया उसके जहन में आता है। सब चीज़ों को मिक्स जब वो करता है तो अब उसके पास नई सोचे, नए सवाल। ये दुनिया में जो नई चीज़ें आती हैं वो कौन लेकर आता है, जो सारे प्रोसेस से गुजरते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं होते साइंसदान, इसलिए नहीं होते कि सारे प्रोसेस से नहीं गुजरते, ठीक है। जब वो इस सारे प्रोसेस से गुजरेगा बच्चा 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक पहुँचते पहुँचते, तो आप देखिएगा उसके पास नए ख्यालात डेवलप होंगे। वो नई चीज़ों, नई थ्योरीज के बारे में सोचे। अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा कर लें तो ये सवाल, अच्छा ऐसा नहीं, इसको ऐसे कर लें तो, थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ लें तो क्या होगा, वो करके देखना शुरू कर देता है। तो ये 6 स्टेप होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव, बच्चों की सलाहियत या जहनी सलाहियत बनाने के 6 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जानना। जानने का क्या मतलब, जो बात कही जा रही है उसकी तस्वीरें जहन में बन रही हैं और उनके आपस के रिलेशन बन रहे हैं, जानने का ये मतलब। दूसरा स्टेज क्या होता है, कंप्रीहेंशन, यानी जो बात उसने जान ली है अब उसे वो बोल सके, बयान कर सके, किसी को बता सके, इसको आप क्या कहते हैं, कंप्रीहेंशन। तीसरा एप्लीकेशन, अपनी अपनी ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल कर पाए। चौथा एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब बड़ी चीज़ को छोटी छोटी हिस्सों में डिवाइड करना जानता हो। पांचवा एवल्युएशन, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर बड़ा कर सकता हो। और छठी चीज़ तख्लीक, नई सोच। ये 6 दर्जे होते हैं किसी बच्चे की जहनी सलाहियत बनाने के।
जब आप स्कूल में डालते हो तो दरअसल आप ये चाहते हो कि स्कूल वाले ये 6 चीजों पर काम करें। जब भी आप खुदा के लिए कंप्लेन लेकर आए स्कूल, तो खुदा के लिए कॉग्निटिव पे बात करें। मेरी इतनी जिंदगी हो गई, मैं तकरीबन 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? 30 साल। कोई एक शख्स मेरे पास नहीं आया कंप्लेन लेके जिसने बच्चे के कॉग्निटिव पे बात की। वो जब भी आता है उस पे बात करता है, साइकोमोटर पर, राइटिंग। मैं तो दिमाग तबाह हो गया मेरा राइटिंग के चक्कर में। मैं तो कहता हूँ कि क्या कातिब बनाना है आपको बच्चे को? कातिब समझते हैं आप? पुराने जमाने में एक आदमी होता था जो खूबसूरत लिखता था, फिर वो लिख के किताबें छपती थी, क्योंकि उस वक्त मशीनें नहीं थी, इसलिए हाथ की राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। खत लिखे जाते थे, याद है आपको? जो बूढ़े बैठे हैं यहाँ पर उनको याद होगा, वो जो पढ़ा लिखा उसको बुला लो भाई, वो बखिदमत जनाब या फलाने प्यारे भाई दीगर क्या क्या मैं छोटा सा लिखता था, आपका खत मिला पढ़कर खुशी हुई, हम सब यहाँ खैरियत से हैं, दीगर अहवाल ये है, यहाँ से शुरू होगा। याद है वो जमाना? अब तो खत कहाँ है? खत है कहीं तो टेक्स्ट है भाई, पोस्ट, चलो हो गया। तो उस जमाने से हम निकल आए, लेकिन डिमांड कौन सी कर रहे हैं? वही कि भाई बच्चे की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसे बोलो क्यों? बाबा अच्छी होनी चाहिए, क्यों का क्या मतलब है? हमारे ज़माने में भी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए थी, आज होनी चाहिए। तो खुदा के लिए से बाहर निकलना। तो आपको पता चल गया कि बच्चों की तालीम के लिए जब आप सोचेंगे तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है? कॉग्निटिव। ये कितने % होता है? 70% होता है। सही है, तालीम का 70% कॉग्निटिव है, 20% अफेक्टिव डोमेन है और 10% साइकोमोटर डोमेन है। स्कूल वाले साइकोमोटर पे भी काम करते हैं, हम लोग भी कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा काम करने का जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। हम कलर भरवा रहे होते हैं, ये साइकोमोटर की प्रैक्टिस है, कलर भरवाना। हम बच्चों को बॉल फेंकना और कैच करना सिखा रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, ये साइकोमोटर की तरबियत है। हम उनसे दौड़े लगवाते हैं, हम रस्साकशी करवाते हैं, हम लॉन्ग जंप और हाई जंप करवाते हैं। इन सब का काम क्या होता है? साइकोमोटर ट्रेनिंग। जितने गेम्स आपके स्कूलों में कराए जाते हैं, इन सब के पीछे क्या थ्योरी होती है? साइकोमोटर। के बच्चे की जो जिस्मानी सलाहियत है, एक एक उज़ू है, वो काम करना शुरू कर दे अपना, पीक पर हो, ब्लड प्रेशर उसका अच्छा हो, हड्डियां उसकी मजबूत हो, जोड़ उसके मजबूत बैठे। ये सब चीजें किस में आती है? साइकोमोटर में आती हैं, जो कि सिर्फ कितना % है? 10% है, ठीक है। ये 10% पे भी स्कूल काम करता है। 20% है उसके अखलाक, उसके अंदर का इंसान, ठीक है। मैं इस दूसरी जगह पर हूँ। ये जो पहली जगह थी कॉग्निटिव, इसमें ये जो 6 बातें थी, आप सब ये 6 बातें समझ चुके हैं। किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे टीचर कहते थे जब कोई सवाल नहीं पूछे तो इसका मतलब है किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो सब ऐसे बैठे रहते, कोई सवाल नहीं पूछता। अच्छा, लेकिन मैंने एक और इसका वो निकाला है जुमला, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तब भी सवाल नहीं होगा, और अगर हर बात समझ में आ गई है तो भी सवाल नहीं है। तो मैं क्या समझूं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया या हर बात समझ में आया? ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं तालीम क्या है, तरबियत क्या है। मैं बात नहीं हो रही, सिर्फ किस पर बात हो रही है? तालीम क्या है। तालीम के कितने हिस्से हैं? 3। नंबर 1 कॉग्निटिव, नंबर 2 अफेक्टिव, नंबर 3 साइकोमोटर। कॉग्निटिव में आप किस पे काम करते हो? जहनी सलाहियत। अफेक्टिव पे किस पे काम करते हो? अंदरूनी सलाहियत, ठीक है। और तीसरी चीज साइकोमोटर, उस पे किस पे काम करते हो? जिस्मानी। क्लियर? अच्छा, ये जो अफेक्टिव डोमेन है, ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। टाइम कितना है हमारे पास?
जी जनाब, अफेक्टिव डोमेन के अंदर सबसे पहले है रिसीविंग फेनोमेना, उसके बाद है रिस्पॉन्ड टू फेनोमेना, और नंबर नेक्स्ट है वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनलाइज वैल्यूज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसीविंग फेनोमेना। रिसीविंग फेनोमेना का मतलब जब आप बच्चे से बात करें तो वो उसको तवज्जो से सुने, वो आपकी बात पकड़ ले, वो आपकी बात हो रही हो और दूसरे आदमी की बात हो रही हो, दोनों की बातें सुन रहा हो और जज कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि इस बच्चे का रिसीविंग फेनोमेना काम कर रहा है। आप बात कर रहे हैं, वो वहां देख रहा है, खिलौने में लगा हुआ है, कुछ और कर रहा है, तो उसका रिसीविंग फेनोमेना पे काम नहीं हुआ, उसका फोकस आउट है। आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? ये कौन सा डोमेन, कौन सी बात हो रही है? ये इफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव के जुमरे में बात हो रही है कि उसका रिसीविंग फेनोमेना स्ट्रॉन्ग हो, जो बात उससे कही जाती हो उसे वो तवज्जो से सुनता हो, और अगर बात समझ में नहीं आती हो तो कहता हूँ एक मिनट जरा रुके, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जरा दोबारा कहिएगा, जरा मिसाल दीजिएगा, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। बच्चा ये डिमांड कर रहा है, तो आप अगर ये डिमांड कर रहे हो तो आप समझ जाइए कि इसके रिसीविंग फेनोमेना पर काम हो रहा है। लेकिन आप बोले जा रहे हो, वो बैठ के बस यूं बैठा हुआ सुन ही रहा, अनसुनी कर रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। आखिर में आधे घंटे के बाद बोला हाँ भाई ठीक है, बोला ठीक है, अब बोले क्या समझ में आया? कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे के रिसीविंग फेनोमेना पे काम नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कॉग्निटिव से पहले इस डोमेन पे काम करना चाहिए, तो उसमें यही सलाहियत नहीं हो रही कि वो क्या बोल रहे हैं लोग, क्या हो रहा है दुनिया में, मैं ये बात को कैसे समझूं। यही अगर उसको नहीं आएगा तो क्लासरूम में समझेगा कैसे? ये बात क्लियर हो गई आपको? बच्चे के अंदर ये सलाहियत बनाना इंतहाई ज़रूरी है कि जब उससे कोई बात कही जाए तो वो उस बात को तवज्जो से सुन रहा हो, उसको समझने की कोशिश कर रहा हो, और जो बात उसको समझ में नहीं आ रही हो उसके लिए सवाल उठा रहा हो। क्या हमारे आपके बच्चे ऐसे हैं? बहुत कम बच्चे ऐसे हैं। बच्चे में फोकस आपको उसका कैरेक्टर के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। हम लोग मिसाल के तौर पर, मैं अगर मिसाल दूं आपके कैसे किया जाए, पहले तो ये कि वो नोइंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाए उसके जहन में कि हर बात सुने तस्वीरें बनाएं, बात सुने तस्वीरें बनाएं। अगर वो बात सुन के तस्वीरें नहीं बनाता तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता, भूल जाए आप। इसलिए कि समझ का पहला दर्जा यही होता है कि उसकी तस्वीरें बननी, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसको आदत हो बैठने की। अब क्लासरूम के अंदर 40 मिनट का पीरियड है, और अगर मैं उसको 30 मिनट कॉपी चेक करने में लगाता हूँ, कोई चीज़ नहीं पढ़ाता, तो वो तवज्जो देने का आदी नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं 40 मिनट के पीरियड के अंदर 40 मिनट में से 30 मिनट उससे बात करता हूँ, उसको आमादा करता हूँ, उसके इमेजेस बनाने पे काम करता हूँ, और उससे कहता हूँ आखिर में कि बेटे कोई सवाल है तो पूछिए, और मुझसे सवाल पूछता है, तो ये रोज़ की तरबियत उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये वाली सलाहियत बना डालती है कि वो बात को तवज्जो से सुनता है, समझता है, कोई बात समझ में नहीं आए तो सवाल पूछता है। ठीक है, ये कॉग्निटिव डोमेन का अफेक्टिव डोमेन का पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा है, पीछे आवाज नहीं आ रही, इसको ऊपर कर दो थोड़ा, माइक में ले लो। हेलो 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 हेलो, दोनों हेलो हेलो। अब आ रही है आपको पीछे आवाज, या पहले से ही आ रही थी? अब सही आ रही है, लेकिन जो आगे वाले हैं उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जनाब, तो ये निकाल दी क्या? इसको भी रखें।
तो पहला होता है आपका रिसीविंग फेनोमेना और दूसरा है रिस्पॉन्ड टू फेनोमेना। रिस्पॉन्ड टू फेनोमेना का मतलब यह है कि बच्चा आपकी बात पर रिस्पॉन्स दे सकता हो। समझ रहे हैं आप? मैं क्लास में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं और मैंने कहा कि जब पानी गर्म होता है तो नीचे से ऊपर आ जाता है, जब पानी गर्म होता है तो नीचे से ऊपर आ जाता है। एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने बोला जी बेटे बोलो। कहला सर ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा क्यों? कहला सर हम तो जब भी बेसन का नल खोलते हैं पहले गर्म पानी आता है और बाद में ठंडा आता है। तो पहले अगर गर्म आता है तो इसका मतलब ये है कि नीचे गर्म होता है और ऊपर ठंडा होता है। कैसा रिस्पॉन्स दिया उसने? मेरी बात सुनी, सुन के अपनी अमली जिंदगी के अंदर उसको अटैच किया और जहां उसको महसूस हुआ कि मैं गलत कह रहा हूं उसने रिस्पॉन्स दे दिया। इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्ड टू फेनोमेना। जो बात हो रही हो उस पर रिस्पॉन्स दे, उस पर आर्गुमेंट करे, उसकी दूसरे रूप पर बात करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाहियत होती है बच्चों की। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बच्चे ने जब सवाल किया मैं तो फंस गया। आपका क्या ख्याल है, मुझे क्या जवाब देना चाहिए? जो मैंने बात कही वो सही है या गलत है? फिर मैंने उसको कहा नहीं, जब तुम नल खोलते हो तो जो पानी आता है वो तो जो पाइप में जमा हुआ है गर्म धूप की वजह से वो आता है। लेकिन उसूल ये है कि जब आप पानी को गर्म करते हो तो नीचे जो गर्म पानी होता है वो कहाँ जाता है? ऊपर। इसलिए कि गर्म होकर पानी हल्का हो जाता है और ऊपर जाता है। फिर मैंने उसको मिसाल दी, देखो जो तुमने बैलून देखे बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं जिसमें लोग टोकरी लगा के बैठते हैं। बोले हाँ। मैंने कहा उसमें लोग आग जलाते हैं। वो आग जलाने से क्या होता है कि हवा गर्म होगी, जब गर्म होती है हवा तो हल्की होकर कहाँ चली जाती है? ऊपर, और वो भर जाती है और वो बैलून उसको लेके उसने बोला हाँ सर ये बात सही है, चीजें गर्म होकर कहाँ जाती है? ऊपर। लेकिन देखिए ये बच्चा है ना, अगर बच्चे ने ये करा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अफेक्टिव डोमेन का ये दूसरा जो सलाहियत है ये उसमें मौजूद है, जो वो क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। खामोशी से बैठा नहीं रहता, हाँ भाई सही है जो आप बोल रहे हो सही है। हमारे बच्चे कैसे हैं? रिस्पॉन्स देते हैं या जो सही है? हमने तो ऐसा ताला डाला है ना बच्चों के दिमागों पे, ऐसा दिमाग बंद किया है ना कि अभी खोलने में भी सालों चाहिए उसको। उसके बाद है तीसरी बात है वैल्यूइंग। वैल्यू का मतलब होता है बच्चा सही और गलत जानने लगता है, ये सही है और ये गलत है। चीजों के बारे में, वाकयात के बारे में, अखलाक के बारे में, मजहब के बारे में उसका सही और गलत का सोच जो है वो काम करने लगेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर बच्चा आपके घर के अंदर नुकसान होते हुए रिस्पॉन्स करता है, देख नहीं सकता नुकसान को, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू पर काम हुआ। ठीक है, वो दीवारों पे लिख रहा है दूध उबल रहा है, खड़ा है लेकिन चूल्हा बंद नहीं कर रहा, पानी का नल खुला हुआ है बह रहा है लेकिन बंद नहीं कर रहा, अम्मी को आवाज दे रहा है, पापा को ला रहा है, खुद नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है उसके जहन में सही और गलत नहीं बैठ पा रहा। याद रखिए, जिस बच्चे के जहन में मैं और आप सही और गलत का तस्वुर वाज़ेह करने में नाकाम हो गए, वो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। बच्चों के अंदर ये सलाहियत हो जाए, ये सही है, ये गलत है। मैंने छालियाँ खाई, उसका रेपर फेंक दिया नीचे, फेंकते वक्त मुझे एहसास नहीं होगा कि ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। देखिए हम आज भी जब हम पढ़े तो हमें वैल्यू का अंदाजा होगा। आज भी जब हम कोई चीज खाते हैं तो रेपर जेब में डाल देते हैं।
मूंगफलियां खाते हैं तो उसको छिलके जेब में डाल देते हैं, फेंकते नहीं है। इसलिए कि हमें पता है कि ये बात गलत है, जो गलत है वो नहीं करना है और जो सही है वो करना है। ये एहसास बच्चे का डेवलप हो जाए, इस पर काम हो और बच्चा जो है वो सही करने लगे और गलत को छोड़ने लगे, तो हम कहेंगे कि अफेक्टिव डोमेन में वैल्यूज पर स्कूल ने काम किया है या पेरेंट्स ने काम किया है। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर ये सलाहियत पैदा हो कि वो जो काम करता है उसे ऑर्गेनाइज करता है, अपने बस्ते को मैनेज करता है, अपनी चीजें ठिकाने से लगाता है। अगर लड़कियां बर्तन धो रही हैं तो सलीके से धोती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करती हैं चीजें। लड़का बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं, टाइम शेड्यूल करते हैं, मुझे इतने टाइम में पढ़ना है, इतने टाइम में टीवी देखना है, इतने टाइम में खेलना है। ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चे के अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं किस दिन जो है वो कपड़े नए पहनूंगा, कितने दिन के लिए पहनूंगा, उसको धोऊंगा कैसे, उसको रखूंगा कैसे। ये मैं छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ आपको। तालीम में भी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, मुझे केमिस्ट्री कितना टाइम देना है, फिजिक्स में कितना टाइम देना है, ड्राइंग को कितना टाइम देना है। कि बच्चा ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आगे बढ़ेगा। अगर बच्चा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो हम समझ जाइए कि उसकी अफेक्टिव डोमेन की ऑर्गेनाइजेशन पर काम नहीं किया गया, किसी ने भी नहीं किया, ना पेरेंट्स ने किया ना स्कूल वालों ने किया। ट्यूशन वालों से तो आप तवक्को ना रखें। याद रखें, अगर आप समझते हैं कि ट्यूशन वाले बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती पर, इसलिए कि ट्यूशन को मैंने बता दिया आपको क्या होता है। एक टीचर है, उसके पास 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों के और मुख्तलिफ क्लासेस के, और उसको कितना टाइम देना है सबको? 2 घंटे। 2 घंटे में कितने बच्चे पढ़ाने? 20। क्या वो आप समझते हैं इन सब चीजों पे काम करेगी? नहीं करेगी। आखिरी चीज जो है वो है इंटरनलाइज वैल्यूज। इंटरनलाइज वैल्यूज का मतलब ये होता है कि एक तो ये होता है कि बच्चा सही गलत को जान ले, और दूसरा ये है कि वो उसका आदी बन जाए। ठीक है, उसकी फितरत का हिस्सा बन जाए। ठीक है, जैसे छोटेपन में बच्चे गाली बक देते हैं, गलती से बक दिया, भूल चूक में बक दी, लेकिन जब वो रोज ये सोचते नहीं गाली बकना तो बुरी बात है, गाली बकना अच्छी बात नहीं है, गाली बकना बुरी बात है, तो और इसको इतना प्रैक्टिस करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी फितरत क्या बन जाती है कि शदीद गुस्से में भी होते हैं तो गाली नहीं बकते। तो हम बोलेंगे ये वैल्यूज इंटरनलाइज हो गई, अंदर उतर कर बच्चे की लाइफ का हिस्सा बन गई। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस होते हैं अफेक्टिव डोमेन के। नंबर 1 रिसीविंग फेनोमेना। आप समझ गए रिसीविंग फेनोमेना? यानी जब बात बच्चे से कही जाए तो उसे वो ले और ना ले पाए तो रोके, आपको सवाल पूछे, मिसाल मांगे, तो हम कहेंगे इस बच्चे का रिसीविंग फेनोमेना काम कर रहा है। रिस्पॉन्ड टू फेनोमेना, अगर आपकी बात में उसको झोल नजर आ रहा है, अगर आपकी बात में झोल नजर आ रहा है तो आपको टोक दे, आपको रोके, और नहीं ये बात ऐसे तो नहीं है, मैंने तो उसको ऐसे देखी है, तो समझ लीजिए हाँ अपनी राय रखता होगा। रिस्पॉन्ड टू फेनोमेना। वैल्यू ही उसको पता हो सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, वो जानता हो ये सही है ये गलत है। ऑर्गेनाइजेशन, वो चीजों को ऑर्गेनाइज करना जानता हो, अपने टाइम को, अपने घर को, अपने सामान को, अपने बैग को। मतलब मैं उसको टाइम टेबल लगा के दे दूं कि भाई ये टाइम टेबल है, आज ये वाली किताबें लेके जानी है, तो बड़े मजे से जो है ना जो किताबें आज पढ़ाई जा रही है वही लेके जाता हूँ। मैंने अक्सर बच्चों को देखा पूरा बस्ता भर के ले आते हैं, उनसे बोलो क्यों, और क्या रोज निकालूं रोज रखूं, इससे बेहतर है रोज ले जाऊं पूरा बस्ता। इसका मतलब है बच्चा ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, वो जूते भी अपने इधर उधर फेंकेगा। रोज सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले हर बच्चा शर्ट ढूंढता है उन्हें,
मेरी शर्ट कहाँ है, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे मौजे कहाँ हैं, ठीक है, उसको मिलती नहीं, इसलिए कि ऑर्गेनाइज नहीं, ठीक है। स्कूल वालों ने भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं किया, घर वालों ने भी काम नहीं किया। और आखिरी चीज है इंटरनलाइज वैल्यूज, यानी वो इतना सही और गलत इस कदर प्रैक्टिस करता है कि फिर वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बनता है। यानी उसे सोचना नहीं पड़ता कि ये सही है या गलत है, बल्कि उसके काम में नजर आता है कि वो सही काम करता है और गलत काम छोड़ देता है। मेरा ख्याल है इसको यहाँ तक रखें आज, क्योंकि आप लोग भी बैठे बैठे थक गए। मैं तो बहुत खतरनाक आदमी है, मैं शाम तक बोलता रहूँगा। मेरी 30 साल की प्रैक्टिस हो गई है पढ़ाने की, ठीक है। तो लेकिन आप लोग क्योंकि छोटी छोटी टैक्सों पे बैठे हैं, ठीक है, बैठना आपके लिए मुश्किल है, तो यहाँ तक अपने निशान आप लगा लें कि मैंने 2 चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। मैं चाहूँगा कि हम अगले 5 से 10 मिनट एक सवाल जवाब का सेशन रखें। आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछ लें, यहाँ आके पूछे तो ज़्यादा अच्छा है ताकि सब लोग सुने। ये माइक इसका देख लो, चलता नहीं चलता, 1 मिनट यहाँ लगो, ऑक्सीजन इन्फेक्शन। चलो चलो, नहीं माइक खराब है, ये वाला माइक